नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। आज की इस वीडियो को हमने मुख्य परीक्षा में ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने हिस्ट्री के प्रश्नों को लिया है। एवं यदि आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से बहुत ही किफ़ायती दामों में टॉपर्स के द्वारा निर्मित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं, जो सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अशोक सम्राट की अकबर से तुलना। तो इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करते हैं, अशोक सम्राट की अकबर से तुलना करते हैं। पहला है, प्रजा के सुख दुख के प्रश्न पर दोनों सम्राटों में समानता दिखती है। प्रोफेसर रोमिला थावर ने अशोक के धर्म की तुलना अकबर के दीन इलाही धर्म से की है। अकबर ने एक दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया था, जिस धर्म में उसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर एक नए धर्म की रचना की थी, जिसका नाम उसने दीन इलाही रखा था। धार्मिक सहिष्णुता दोनों ही सम्राटों में थी, किंतु अकबर पहले राजनीतिक सहिष्णु था, बाद में धार्मिक सहिष्णु बना। अशोक सभी हस्तियों में अपने धम्म सहिष्णु था, जबकि सभी स्थितियों में दृष्टियों में अपना धम्म सहिष्णु था, जबकि अकबर नहीं। जब उस बंगाल में विद्रोही के बीच पनपते दिखे तो उसने ईसाई धर्म प्रचार पर रोक लगाई। अकबर ने धम्म प्रचार, जहां अशोक ने धम्म प्रचार हेतु धम्म यात्रा, धम्म महापात्र विदेश प्रचार किया, वहीं अकबर ने दीन इलाही धम्म चलाया, किंतु कोई उत्साह नहीं दिखाया उसके प्रचार प्रसार के क्षेत्र में। मूल्यांकन, अशोक व अकबर निश्चित ही धम्म सुधारक व धम्म सहिष्णु थे, किंतु दोनों के धम्म की व्याख्या व कार्य क्षमता में अंतर है। यह अंतर समय की मांग भी कहा जा सकता है, किंतु दोनों ने ही प्रजाहित व मानव कल्याण की वरीयता दी। सर्वप्रथम अन्य दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण, प्रजाहित दोनों के लिए सर्वोपरि था। समानता, दोनों नस्ल संप्रदाय की चार दीवारी से ऊपर उठकर शासन कर पाए। धम्म का उपयोग गैर धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया, यह दोनों में समानता रही। असमानता के क्षेत्र में देखा जाए तो अशोक ने नवीन राज्य का मॉडल रखा, राजनीतिक व धर्म में सामंजस्य स्थापित किया। अशोक ने अकबर से 1800 से 1900 वर्ष पूर्व ही महान उपलब्धियां अर्जित कर ली थीं। वहीं अकबर का सर्वाधिक ध्यान सर्वधर्म व राजनीतिक धार्मिक सहिष्णुता पर था। सद्भाव, अकबर राजनीति में सक्रिय रूप से रहे, वहीं अशोक ने युद्ध त्याग कर सक्रिय राजनीति से विराम ले लिया था। तो इस प्रश्न में हमने सम्राट अशोक की एवं अकबर की तुलना की। और इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख अभिलेखों का वर्णन। भारतीय शासकों में मौर्य शासक अशोक ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसका पूरा इतिहास हमें अभिलेखों से के माध्यम से ज्ञात होता है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेख दिल्ली मेरठ अमले को 1750 ईस्वी में डी पेंथियर द्वारा खोजे गए। 1837 में इन्हें जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेख शिलालेख अशोक के 14 हैं, स्तंभलेख 7 एवं गुहालेख भी प्राप्त हुए हैं। तो शिलालेख जो 14 प्राप्त हुए हैं, उनमें से पहाड़ों को काटकर शिलालेखों पर उत्कीर्ण किया गया है, जिसके उदाहरण है 13वें जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, एवं 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। तो यह सब शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि 14 प्राप्त हुए हैं, और पहाड़ों को काटकर शिलालेखों पर उत्कीर्ण शिलाखंडों पर उत्कीर्ण किया गया है। तो 13वें में हमें कलिंग युद्ध व 14वें में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। स्तंभलेख की 7 प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक शिलाओं की अनुपलब्धता से पत्थरों को तैयार कर कृत्रिम स्तंभों को स्थलों पर गाड़ा जाता है। उदाहरण है प्रयाग स्तंभलेख, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख आदि प्राप्त हुए हैं। गुहालेख, भिक्षुओं साधुओं संतों को रहने के लिए बनाए गए गुहाओं में उल्लेखित है गुहालेख। उदाहरण है इसके नागार्जुन, बारावाड़ा की गुफाओं के शिलालेख आदि। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। इसकी कुछ विशेषता है कि जो 7वां अभिलेख है वह सबसे लंबा अभिलेख है। सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत लिपि है। प्राकृत लिपि के अंदर ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमायक आदि लिपियां प्रमुख हैं। सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत ही रही है। निष्कर्ष, इन अभिलेखों से अशोक के धम्म,
राज्य, कलिंग युद्ध, राज्यों की सीमाओं व कल्याणकारी कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ हम एक बार पुनः देखते हैं कि अशोक की जो अभिलेख हैं सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में दी पेंथलर द्वारा खोजे गए हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया है। और शिलालेख 14 है, स्तंभलेख 7 हैं, गुहालेख भी प्राप्त हुए हैं। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है 3 मार्क का, मौर्य काल की भाषा। मौर्य काल में भाषा, लिपि, साहित्य का विकास हुआ। भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। तो वहीं लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक का विकास हुआ। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है वह है मौर्य काल की प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। प्राचीन इतिहास में किसी भी काल में हम इतने सारे अधिकारियों को नहीं पाते जितना कि हमने मौर्य काल में देखा है। स्रोत अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य, इंडिका मेगास्थनीज एवं अशोक अभिलेख आदि से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का प्रधान उद्देश्य लोकहितकारी बनाना था। शासन को इस उद्देश्य से एक और विकास का सुदृढ़ीकरण, तो वहीं दूसरी ओर शोषणात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया गया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था राजा पर आधारित थी, निरंकुश थी, राजतंत्रात्मक शासन था। मंत्री परिषद राजा की सहायता हेतु थी। मंत्रीगण दैनिक कार्य संचालन हेतु थे। मंत्री परिषद के मंत्रियों को तीर्थ कहते थे। महत्वपूर्ण, महाभाष्य व पुरोहित महत्वपूर्ण होते थे। मौर्य प्रशासन के लिए कौटिल्य ने निम्न सिद्धांत बताए: सप्तांग सिद्धांत, विदेश नीति, षटगुण सिद्धांत, राजदूत आदि। मौर्य प्रशासन की अद्भुत व्यवस्था उसके गुप्तचर आदि से थी। सेना में 6,50,000 सिपाही थे। प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित थे: उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, कलिंग, प्राची। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण प्रशासन एवं नागरिक प्रशासन के अंतर्गत विभाजित था। इसकी जो राज्य सीमा देखी जाए तो कलिंग, दक्षिणापद स्वर्णगिरी, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उत्तरापद, अवंतिका आदि 4 भागों में विभाजित है। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रशासन प्रांतीय, जिला, ग्राम और गुप्तचर भी थे। सैन्य, नगर, न्याय प्रशासन, राज्य सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी था। मौर्यकालीन समाज के विस्तार को बताएं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं मौर्यकालीन समाज पूर्वकालीन समाज की तुलना में अधिक जटिल बनकर उभर रहा था। इसका मुख्य कारण वर्ण व्यवस्था का जटिल होना था तथा समाज का विविधता मूलक चरित्र था। समाज में कुछ निम्न विशेषताएं थीं: पुनः विवाह, नियोग प्रथा, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। राजकीय संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वेश्यावृत्ति का प्रचलन था जो कि एक प्रमुख कुप्रथा थी। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया था। संयुक्त परिवार प्रथा थी। भोजन मुख्यतः चावल, मांसाहार, मदिरा का सेवन भी होता था। मनोरंजन के लिए धार्मिक उत्सव आयोजित होते थे। अंधविश्वास का प्रचलन था। राज्यों की ओर से चिकित्सालयों की सुविधा थी। जड़ी बूटियों की खेती की जाती थी। मूल्यांकन, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, संयुक्त परिवार व अन्य विशेषताओं को देखकर प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज उदारवादी, दूरदर्शिता व समन्वय मूलक था। तो यहाँ पर हमने देखा कि मौर्य प्रशासन की अद्भुत व्यवस्था थी। उसमें गुप्तचर आदि भी थे। सेना में 6,50,000 सिपाही थे। प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था: उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, कलिंग, प्राची। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण प्रशासन, नागरिक प्रशासन के अंतर्गत विभाजित था। और जो व्यवस्था थी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था राजा पर आधारित थी। मंत्री परिषद राजा की सहायता हेतु थी। मंत्रीगण दैनिक कार्य संचालन हेतु थे। मंत्रियों को तीर्थ कहते थे। महत्वपूर्ण है महाभाष्य व पुरोहित भी थे। इसके बाद का जो स्रोत हमें प्राप्त हुआ है मौर्य काल का, वह कौटिल्य से प्राप्त हुआ है, इंडिका मेगास्थनीज से प्राप्त हुआ है एवं अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें हमने अशोक के अभिलेखों के वर्णन के बारे में भी जाना। हमने साथ ही साथ सम्राट अशोक एवं अकबर से तुलना की और हमने मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में भी विस्तार रूप से जाना। तो आप सभी से एक बार हम पुनः निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे नोट्स
और साथ में प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य यदि आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम विनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।